हेलो, वेलकम टू द चैनल नर्सिंग बाय अंजलि। आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते हो कि बेटा आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे छोटा से छोटा एग्ज़ाम, बड़े से बड़े एग्ज़ाम, हर एक एग्ज़ाम में कभी ना कभी कोई ना कोई किसी न किसी फॉर्म में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को इस तरह से पढ़ेंगे कि इसमें से आने वाले कोई से भी क्वेश्चन हमारे कभी भी गलत नहीं हो। तो वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है एसिड बेस इम्बैलेंस। एसिड बेस इम्बैलेंस को पढ़ने के लिए हमें तीन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है। पहली चीज़ याद रखिए कि पीएच, PaCO2, SO3। जब भी आपको एसिड बेस इम्बैलेंस पढ़ना है, जब भी एसिड बेस इम्बैलेंस को पहचानना है, तो वहाँ पे आपको तीन चीज़ें देखनी है। सबसे पहली चीज़ पीएच को देखना है, दूसरी चीज देखनी है PaCO2 को, तीसरी चीज देखनी है बाइकार्बोनेट को। अब इसमें क्या देखेंगे? इसकी नॉर्मल वैल्यू। नॉर्मल वैल्यू देखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इसकी नॉर्मल वैल्यू होती क्या है। पहली चीज याद रखिए कि जो पीएच होता है बेटा, इसका जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो होता है 7.35 से 7.45। ध्यान रखिए, ये जो हम पीएच की बात कर रहे हैं, ये ब्लड पीएच की बात कर रहे हैं। ब्लड में होने वाले जो पीएच है उसकी हम बात कर रहे हैं, जो नॉर्मल होता है 7.35 से 7.45। दूसरी चीज PaCO2 कितना होता है? तो PaCO2 होता है बेटा 35 to 45 mm ऑफ Hg, 35 से 45 तक PaCO2 होता है। और वहीं पे अगर बाइकार्बोनेट देखा जाए तो ये होता है 22 से 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ध्यान रख लो, इस वैल्यू को बिल्कुल बिल्कुल एकदम रट डालो। पहली चीज पीएच कितना होता है नॉर्मल? 7.35 से 7.45। बाइकार्बोनेट कितना होता है? 22 से 27 होता है। और जो CO2 होता है वो होता है 35 से 45 mm ऑफ Hg। ये नॉर्मल वैल्यू अगर आपने याद कर ली तो अब दूसरी चीज एकदम से दिमाग में बिठा लेना है। क्या बिठाना है? पहली चीज देखो, एक होता है बेटा हाइड्रोजन आयन, और एक होता है बाइकार्बोनेट, और एक होता है CO2। हाइड्रोजन आयन, बाइकार्बोनेट, CO2। ध्यान रखो, ये दोनों चीज इसका जो नेचर होता है वो होता है एसिडिक। अभी ये सारी चीजें हमें समझ में आएंगी, अभी बस ध्यान दो। CO2 कहीं भी आएगा मतलब वो एसिडिक कंडीशन है। बाइकार्बोनेट कहीं भी आएगा मतलब हाइड्रोजन आयन कहीं भी आएगा तो मतलब वो एसिडिक कंडीशन है। और बाइकार्बोनेट अगर आ रहा है तो ये होता है, इसका नेचर वो होता है अल्कलाइन। क्या पढ़ा हमने पहले पढ़ा कि नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 7.35 से 7.45। दूसरी चीज हमने पढ़ी कि जो आपका PaCO2 होता है वो कितना होता है? 35 से 45 होता है। वहीं पे बाइकार्बोनेट कितना होता है? 22 से 27 होता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कि कहीं पे भी आपको हाइड्रोजन आयन या CO2 आयन अगर बढ़ा हुआ दिख रहा है ना, तो ध्यान रखना कि वहां पे जो कंडीशन आएगी वो एसिडिक कंडीशन आएगी या एसिडोसिस की कंडीशन आएगी। कहीं पे अगर बाइकार्बोनेट बढ़ रहा है तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि वहां पे क्या होगा? एल्कोलोसिस की कंडीशन आएगी। ठीक, ये दोनों कंसेप्ट आई थिंक कि आप लोग को समझ में आ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि और क्या हमें अभी इनिशियली जानने की जरूरत है इसमें। अब ये हो गया, इसके बाद अब समझते हैं कि जो एल्कोलोसिस की कंडीशन है, एसिडोसिस की कंडीशन है, वो कैसे होगी। उसको जानने के लिए एक और चीज ध्यान रखिए, CO2 कहीं पे भी आ रहा है, CO2 में अल्टरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड में कहीं पे भी अल्टरेशन देखने को मिल रहा है तो ध्यान रखना वो रेस्पिरेटरी से रिलेटेड है, यानी आपके सांस लेने से रिलेटेड है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। बाइकार्बोनेट में अगर दिक्कत दिख रही है तो वो मेटाबॉलिक से रिलेटेड है। ये 3-4 टर्म है, समझ लो, की पॉइंट है जो आपके पूरे के पूरे एसिड बेस इंबैलेंस को कवर कर देगा। बाइकार्बोनेट कहीं भी है तो मेटाबॉलिक से रिलेटेड है, CO2 कहीं पे भी है तो रेस्पिरेटरी से रिलेटेड है। ध्यान रख लिया, नॉर्मल वैल्यू याद किया, ये याद किया कि हाइड्रोजन और CO2 का जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है, वहीं बाइकार्बोनेट का जो नेचर होता है वो एल्कलाइन नेचर का होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि CO2 कहीं भी आ रहा है मतलब वो रेस्पिरेटरी से रिलेटेड है, और बाइकार्बोनेट कहीं भी आ रहा है तो मतलब वो किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है बेटा मेटाबॉलिक कंडीशन से। यहां तक अगर क्लियर हो गया तो अब हम बढ़ते हैं आगे हमें क्या पढ़ना है? इस पीएच को एकदम से दिमाग में बिठा लो, 7.35 से 7.45। ठीक है,
अब जब भी 7.35 से कम होगा, बिलो 7.35 होगा, यानी 7.35 से कम होगा तो क्या होगा, और 7.45 से ज्यादा होगा तो क्या होगा। दोनों ध्यान रखो, 7.35 से कम होगा तो क्या होगा, 7.45 से बढ़ गया तो क्या होगा। अगर कम हो रहा है, पीएच कम हो रहा है, पीएच कम हो रहा है, तो वहां पे जो कंडीशन आएगी वो आएगी बेटा एसिडोसिस की कंडीशन। याद हो गया। दूसरी चीज, पीएच बढ़ रहा है तो कौन सी कंडीशन आएगी, एल्कलोसिस की कंडीशन आएगी। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अभी कंसेप्ट समझिए, 7.35 से कम है तो एसिडोसिस, 7.45 से ज्यादा है तो एल्कलोसिस। अब जो एसिडोसिस है ये दो हो सकता है, या तो मेटाबॉलिक हो सकता है या फिर रेस्पिरेटरी हो सकता है। यहाँ पे भी सेम होगा, या तो मेटाबॉलिक हो सकता है और या फिर रेस्पिरेटरी हो सकता है, रेस्पिरेटरी हो सकता है। ठीक, हमने पढ़ा है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, बहुत कंफ्यूज होते थे। आज सारी कंफ्यूजन दूर करेंगे। कैसे दूर करेंगे, देखो हमें इतना तो पता है कि पीएच का लेवल 7.35 से कम आएगा, लेकिन कब हम बोलेंगे कि ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, कब हम बोलेंगे कि ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। ध्यान दो, अगर पीएच का लेवल कम है, पीएच का लेवल कम है और इसके साथ साथ आपका जो बाइकार्बोनेट है इसका भी लेवल कम है, HCO3 यानी बाइकार्बोनेट, पीएच और HCO3 दोनों के दोनों कम है, तो इसका मतलब वो कंडीशन क्या होगी, वो कंडीशन होगी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब यहाँ पे एक चीज नोट कर लो कि जो आपका पीएच होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है HCO3 के। पीएच जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके, HCO3, यानी अगर पीएच घटेगा तो HCO3 घटेगा, पीएच बढ़ेगा तो HCO3 बढ़ेगा। दोनों साथ साथ चलते हैं, एक घटेगा दूसरा भी घटेगा, एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा। वहीं पे आपका अगर CO2 से इसका रिलेशन देखा जाए तो पीएच जो होता है वो CO2 के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब होता है बेटा कि अगर पीएच जो है वो कम हो रहा है तो CO2 बढ़ेगा, पीएच ज्यादा हो रहा है तो CO2 कम होगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, इसका रिलेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। ये हो गया। तो अब हमें ये समझ में आया कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस कब होगा, पीएच कम हो रहा है एसिड, क्योंकि हमने यहाँ तो समझ ही लिया कि पीएच कम होगा। अब यहाँ पे समझो कि रेस्पिरेटरी कब हम कंसीडर करेंगे, तो पीएच तो डिक्रीज होगा, ये हमने पहले ही देख लिया कि पीएच कम है मतलब एसिडोसिस है। लेकिन क्या रेस्पिरेटरी जो CO2 है वो भी कम होगा, बिल्कुल भी नहीं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा कि CO2 का जो नेचर है वो एसिडिक है, इसका मतलब कि CO2 बढ़ेगा तभी तो एसिडोसिस की कंडीशन आएगी। CO2 का जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है, तो इसलिए यहाँ पे जो CO2 है वो इंक्रीज होगा, PaCO2 जो है वो इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, क्योंकि CO2 का नेचर कैसा है, एसिडोसिस है। कंडीशन हम क्या पढ़ रहे हैं, एसिडोसिस। कौन सी कंडीशन, रेस्पिरेटरी। तो CO2 बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। तो ये हो गया डन। अब आते हैं यहाँ पे एल्कोलोसिस। तो एल्कोलोसिस में हमें एक चीज तो क्लियर है कि 7.45 से पीएच ज्यादा आएगा, तो पीएच यहाँ पे क्या आएगा, बढ़ेगा। अभी हमने रिलेशन भी पढ़ लिया कि पीएच क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, यानी कि अब बाइकार्बोनेट भी बढ़ेगा, दोनों बढ़ा है तो मतलब एल्कोलोसिस। कौन सा एल्कोलोसिस, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। एक समझ लिया तो दूसरा आराम से समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज आती है रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी कब होगा बेटा, पीएच आपका बढ़ेगा, ये तो हमें पता है, लेकिन एल्कोलोसिस तो हमें पता है कि CO2 तो एसिडिक नेचर का है, तो यानी CO2 बढ़ेगा तो नहीं, CO2 कम होगा, तो क्या होगा, PaCO2 डिक्रीज होगा। इस रिलेशन को एकदम से नोट करके दिमाग में बिठा लो कि पीएच बढ़ा, बाइकार्बोनेट बढ़ा, दोनों बढ़ गए तो मतलब एल्कोलोसिस। कौन सा, मेटाबॉलिक। दोनों घट गए तो एसिडोसिस। कौन सा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। वहीं पे यहाँ पे आ जाओ, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शन, एक बढ़ेगा, मान लो पीएच बढ़ा CO2 कम हुआ तो मतलब रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, पीएच कम हुआ और CO2 बढ़ गया तो मतलब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो ये
इतनी कंडीशन आई थिंक सबको समझ में आ गई होगी कि एसिडोसिस कब होगा, एल्कोलोसिस कब होगा, मेटाबॉलिक कब होगा, रेस्पिरेटरी कब होगा, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस कब होगा, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस कब होगा। क्लियर है? तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चीज देखिए बेटा, अब एक चीज आता है इसी में बहुत कंफ्यूज करने वाला, वो आता है कंपनसेशन। कंपनसेशन कंपनसेशन का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग ना साइकेट्रिक में पढ़ते हैं कि मान लो कि कोई, जैसे आप लोगों में से हो सकता है कि कुछ बच्चे डॉक्टर बनना चाह रहे हो, लेकिन वो डॉक्टर नहीं बन पाए तो उन्होंने कंपनसेट करके क्या करा, नर्सिंग कर लिया। नर्सिंग कर लिया तो वो उनका कंपनसेशन हुआ। ऐसे ही ठीक हमारे शरीर के अंदर भी कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स होते हैं। वो कंपनसेटरी मैकेनिज्म करते कैसे? जैसे मान लो कि अगर शरीर में एसिडोसिस की कंडीशन हो गई तो उसके एवज में हमारी बॉडी क्या करेगी? एल्कोलोसिस हो गई तो उसके लिए हमारी बॉडी क्या करेगी? वही होता है कंपनसेशन। जैसे एग्जांपल लेते हैं बेटा, देखो जैसे पीएच आपका मान लो कि क्या है, डिक्रीज है। पीएच आपका डिक्रीज है, डिक्रीज है मतलब एसिडोसिस, ठीक। और मानते हैं कि जो CO2 है वो इंक्रीज है, CO2 इंक्रीज है। अच्छा, पीएच डिक्रीज, CO2 इंक्रीज, यानी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। तो आप खुद सोचो कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है यानी CO2 का लेवल शरीर में बढ़ा हुआ है। तो कुछ ऐसा अगर हो जाए कि CO2 का लेवल जो है शरीर से बाहर चला जाए, या फिर क्या हो, जो आपका बाइकार्बोनेट है उसका लेवल क्या हो जाए, बढ़ जाए शरीर में। क्यों? क्योंकि बाइकार्बोनेट का नेचर कैसा था? बाइकार्बोनेट का नेचर एल्कलाइन था। शरीर में ऑलरेडी एसिडोसिस की कंडीशन हो रखी है, तो उस सिचुएशन में या तो CO2 बाहर निकल जाए या फिर बाइकार्बोनेट बढ़ जाए। तो कंपनसेटरी में समझ लो कि एक जो है दूसरे को कंपनसेट करता है, एक दूसरे को कंपनसेट करता है। मेटाबॉलिक होगा तो रेस्पिरेटरी कंपनसेट करेगा, रेस्पिरेटरी होगा तो मेटाबॉलिक कंपनसेट करेगा। तो अब यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान से समझो, पीएच कम है, CO2 बढ़ा है, यानी एसिडोसिस है। एसिडोसिस का मतलब होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि या तो एल्कलिनिटी हमारे शरीर में बढ़ जाए और या तो CO2 बाहर निकल जाए। तो चूंकि कंपनसेट कौन कर रहा है? बाइकार्बोनेट कर रहा है। कैसे करेगा? देखो, अब ये बढ़ेगा कि घटेगा? आप खुद सोचो। ये बढ़ेगा ना भाई, ये बढ़ेगा क्योंकि इसका नेचर क्या होता है? एल्कलाइन होता है। ये कंसेप्ट ध्यान दो, क्या है? पीएच कम हुआ, CO2 बढ़ा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा तो मेटाबॉलिक यानी बाइकार्बोनेट बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इसका नेचर क्या है? एल्कलाइन नेचर का है। क्लियर हो गया? अब एक यहाँ पे नोट करके लिखो, नोट करके, कि जैसे मान लो कि कंपनसेशन वो कर रहा है और इतना कंपनसेट कर लिया कि अगर पीएच नॉर्मल हो जा रहा है, कंपनसेट कर रहा है और पीएच अगर नॉर्मल हो जा रहा है तो मतलब उसको हम बोलेंगे फुल्ली कंपनसेशन। पूरी तरह से कंपनसेट कर लिया है इसने, ठीक। दूसरी चीज कि मान लो कि पीएच आपका अभी नॉर्मल नहीं है, पीएच नॉर्मल नहीं है, लेकिन बाइकार्बोनेट बढ़ा हुआ है, बाइकार्बोनेट बढ़ा हुआ है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन में। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन में क्या हो रहा है? पीएच आपका नॉर्मल तो नहीं हुआ लेकिन बाइकार्बोनेट बढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब कि ये पार्शियल कंपनसेशन कर रहा है बेचारा, अभी कोशिश कर रहा है लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं कर पाया है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? पार्शियल कंपनसेशन। फुली कंपनसेशन जब पीएच नॉर्मल लेवल तक पहुंच जाए, और पार्शियल कंपनसेशन जब बाइकार्बोनेट तो बढ़ गया है, कोशिश कर रहा है लेकिन अभी पीएच नॉर्मल तक नहीं पहुंच पाया है। तीसरी कंडीशन आएगी कि जो पीएच है वो तो नॉर्मल नहीं है लेकिन बाइकार्बोनेट नॉर्मल है। मतलब क्या हुआ कि जैसे पीएच कम हुआ, CO2 कम हुआ और बाइकार्बोनेट नॉर्मल ही है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तो कोई भी चेंज अगर नहीं आ रहा है तो इसको हम बोलेंगे अनकंपनसेटेड। मतलब ये कह रहा है कि भैया चाहे तुम बढ़ो चाहे घटो, हमसे कोई मतलब नहीं, हम कोई कंपनसेशन नहीं करने वाले। तो अगर इसका लेवल नॉर्मल है, बेचारा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया है और शरीर कह रही है कि भैया मेटाबॉलिक कंडीशन लानी पड़ेगी शरीर में, बाइकार्बोनेट बढ़े, लेकिन बाइकार्बोनेट आराम की अवस्था में है, वो कह रहा है मैं नहीं बढ़ूंगा, वो नॉर्मल जो है उसका वैल्यू है। नॉर्मल वैल्यू का मतलब 22 से 27 के बीच में ही है, कम ज्यादा नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बिल्कुल क्या है? शांत अवस्था में है, कोई कंपनसेशन नहीं कर रहा है, तो मतलब अनकंपनसेटेड।
जब बहुत फोर्स किया, शरीर ने थोड़ा बहुत बढ़ गया तो मतलब कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी पीएच को नॉर्मल लेवल तक नहीं ला पाया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियल कंपनसेशन। नेक्स्ट आता है कि इतना कंपनसेट कर लिया कि पीएच की जो वैल्यू है वो नॉर्मल पहुंच गई है, तो इसका मतलब फुली कंपनसेशन हो गया है। ये इतने पॉइंट्स जो है इसी तरह से सब में होगा। ये हमने एक एग्जांपल लिया रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का। अब खुद सोचो कि मान लो कि पीएच क्या हो गया है, पीएच इंक्रीज हो गया, एल्कोलोसिस की कंडीशन है, और CO2 जो है वो कम है, एसिडोसिस की कंडीशन है, तो वहां पे अगर मान लो रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस है तो वहां पे बाइकार्बोनेट का लेवल क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ऑलरेडी एल्कोलोसिस है तो बाइकार्बोनेट कम होगा। अब कम होगा, पीएच नॉर्मल पहुंच गया तो पूरी तरह से कंपनसेट कर लिया। अगर पीएच नॉर्मल नहीं पहुंचा, कम हुआ है, तो मतलब पार्शियली करा है, बिल्कुल भी कुछ नहीं करा, बिल्कुल कोई चेंज नहीं आया, तो मतलब अनकंपनसेटेड। ठीक ऐसे ही आपका मेटाबॉलिक में भी होता है। मेटाबॉलिक में रेस्पिरेटरी का काम होता है। कैसे होता है देखो, जैसे मान लो कि आपके शरीर में क्या हो गया है, आपके शरीर में जो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन हो गई। मेटाबॉलिक एसिडोसिस का मतलब कि बाइकार्बोनेट भी कम है, CO2 भी कम है, दोनों का लेवल कम है। दोनों का लेवल कम है तो हमें पता है कि CO2 का लेवल ऑलरेडी क्या है, एसिडिक है। एसिडिक अगर वो है तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे क्या होना चाहिए, CO2 बाहर जाना चाहिए, तो वहां पे CO2 का लेवल भी कम होगा। क्यों? क्योंकि CO2 कंपनसेट करेगा। कैसे कंपनसेट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाइपर वेंटिलेट करके, मतलब जल्दी जल्दी सांस लेगा। कोई भी पेशेंट अगर उसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा ना, तो वहां पे पेशेंट हाइपर वेंटिलेट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि CO2 को बाहर निकलना है, क्योंकि CO2 ऑलरेडी एसिडिक कंडीशन का है, एसिडिक नेचर का है। ठीक ठीक ऐसा मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस हो गया, तो एल्कोलोसिस हो गया तो अब CO2 क्या होगा, बढ़ेगा, वो भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वो एसिडिक नेचर का है तो वो बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कैसे? हाइपोवेंटिलेट करके, कम सांस लेकर के। ठीक है, ये सारी कंडीशन होगी। आई होप कि आपको समझ में आया कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस क्या होता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या होता है, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस क्या होता है, साथ ही साथ इसका कंपनसेटरी मैकेनिज्म क्या होता है। आज के लिए सिर्फ हम इतना पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ बेटा। इस टॉपिक में और भी बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने को। वो क्या है? वो है कि कभी कभी पूछ लेता है कि पेशेंट को COPD हो रखा है, पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रखा है तो कौन सी कंडीशन आएगी, पेशेंट को डायरिया हो रखा है तो कौन सी कंडीशन आएगी, वॉमिटिंग हो रखा है तो फिर कौन सी कंडीशन आएगी। ऐसे ही कई सारे डिजीज कंडीशन आपको दे देगा और आपसे पूछेगा कि कौन सी कंडीशन है। तो अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो हम इस पे और ज्यादा बनाएं, इन टॉपिक्स को हम डिटेल में कवर करें, तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।